हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जिसके दो पिता थे। एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा और दूसरा अमीर लेकिन कम पढ़ा लिखा। एक सिखाता था नौकरी करो, दूसरा सिखाता था बिजनेस बनाओ। दो सोचे, दो रास्ते और एक फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह सोच की क्रांति है। रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टपक रही थीं। हॉलीवुड के पुराने एक कमरे वाले अपार्टमेंट की दीवारें भीगती हुई सी लग रही थी, जैसे समय की थकावट उनमें समा गई हो। वहीं कोने में एक छोटा सा लड़का बैठा था, रॉबर्ट। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सपनों के बोझ से भारी नहीं बल्कि उम्मीदों से हल्की थी। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। उसकी जेबें खाली थीं और दिल सवालों से भरा हुआ था। रॉबर्ट ने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को देखा, जो उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। दोनों के पिता अलग अलग थे, सिर्फ खून से नहीं, सोच से भी। रॉबर्ट का जैविक पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था, स्कूल बोर्ड में था, सरकार के साथ काम करता था, लेकिन अक्सर पैसे को लेकर तनाव में रहता था। वहीं माइक के पिता, जिसने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, बहुत बड़ा व्यापारी बन चुके थे, लेकिन अनपढ़ जैसा ही लगते थे। यही दो ध्रुव, गरीब पिता और अमीर पिता, रॉबर्ट की पूरी जिंदगी का चेहरा बदलने वाले थे। एक दिन रॉबर्ट और माइक ने अमीर बनने की ठानी। कारण बिल्कुल सीधा था। क्लास के बाकी बच्चों के पास नई सस्ती कॉमिक्स, घड़ियाँ और लंच बॉक्स होते थे। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास भी पैसा होगा तो वे सब ये खरीद सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि पैसा कैसे लाया जाए। तो उन्होंने इसके लिए शुरू किया एक कॉइन बनाने की फैक्ट्री। उन्होंने अपने घर के गैरेज में प्लास्टर ऑफ पेरिस से नकली निकेल सिक्के बनाने शुरू कर दिए। लेकिन बचपन की मासूमियत कभी कभी अज्ञानता की भी साथी होती है। जब रॉबर्ट के पिता को ये पता चला, उन्होंने डांटते हुए ये समझाया कि ऐसा करना बिल्कुल गैर कानूनी है, ये जालसाजी है। लेकिन फिर उन्होंने वो सबसे कीमती सलाह दी, अगर तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो माइक के पिता से सीखो। रॉबर्ट और माइक डरते डरते माइक के पापा के पास गए। उन्होंने दोनों को गौर से देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराए और बोले, अगर सीखना है तो काम करो बिना पैसे के। ये अजीब सा लगा, बिना पैसे के काम, क्या ये शोषण नहीं था? लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। अगले कई हफ्तों तक रॉबर्ट और माइक हर शनिवार सुबह अपने अमीर पिता की छोटी सी दुकान में काम करते, अखबारों के ढेर लगाते, किताबें जमाते और दुकान की बातों को ध्यान से सुनते। हर बार उनके मन में यही सवाल होता, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये तो हम आम काम है, इसमें हम कैसे अमीर बन जाएंगे? और जब उन्होंने हिम्मत करके ये सवाल माइक के पापा से पूछ लिया तो उन्होंने जो जवाब मिला उसने रॉबर्ट की सोच को जड़ से हिला डाला। उन्होंने कहा, ज़्यादातर लोग इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ना कि सीखने के लिए। वे डरते हैं भविष्य से, बेरोजगारी से, गरीबी से। डर उन्हें एक ऐसे चक्र में डाल देता है जहां वे नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से काम पर लौट जाते हैं। वो बस जीते हैं, सोचते नहीं हैं। रॉबर्ट अवाक रह गया। क्या उसके पिता जो इतने पढ़े लिखे थे वो भी इसी चक्र में फंसे हुए थे? क्या माइक का ये अनपढ़ सा दिखने वाला पिता जिंदगी को सच में ज़्यादा समझता था? अमीर पिता ने समझाया कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। दिमाग तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन अगर तुम उसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। यह बात रॉबर्ट के दिल में जा बैठी। यह कोई सीधा उत्तर नहीं था, लेकिन एक बीज था जो आने वाले सालों में एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता गया और अमीर पिता ने उन्हें कई असामान्य सबक सिखाए। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम हमेशा सुरक्षित रहना चाहोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। खतरा लेना सीखो, लेकिन पहले खुद को जानो, अपने डर को, अपने लालच को, अपनी भावनाओं को। जो लोग अपने डर को नहीं जानते
वो उससे गुलाम बन जाते हैं। जो अपनी लालच को नहीं पहचानते वो हमेशा और ज़्यादा के लिए काम करते रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। रॉबर्ट ने गौर किया कि उसका गरीब पिता हमेशा अच्छी नौकरी और अच्छी पेंशन की बात करता था, जबकि अमीर पिता स्वतंत्रता, निवेश और सिस्टम की बात करता था। दोनों में से कोई बुरा नहीं था, लेकिन सोच का केवल फर्क था। एक बार रॉबर्ट ने पूछा, अगर आप इतने अमीर हैं तो आपने स्कूल क्यों पूरा नहीं किया? अमीर पिता ने हंसते हुए कहा, क्योंकि स्कूल मुझे नौकरी के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन मैं तो मालिक बनना चाहता था। वो दिन, वो बातचीतें, वो हफ्तों की दुकान की सफाई, सब कुछ जैसे धीरे धीरे रॉबर्ट की आत्मा में समा रहा था। और उसने उस दिन ठान लिया कि वो केवल पैसों के लिए नहीं, समझदारी के साथ जिएगा। वो खुद के लिए काम करेगा, ना कि किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये एक शुरुआत है उस सोच की जो रॉबर्ट की ज़िंदगी को बदलने वाली थी। एक सोच जिसने उसे यह सिखाया कि अमीर बनने का रास्ता केवल पैसे नहीं, बल्कि सोच से शुरू होता है। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज अपनी पूरी गर्मी में नहीं चमक रहा था, लेकिन रॉबर्ट के भीतर एक नया उजाला जरूर था। पिछली बातचीत के बाद अब वो बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था जो अमीर बनने के सपने देखता था। अब वह एक ऐसा छात्र था जो जीवन से, अनुभवों से और सबसे ज़्यादा अपने विचारों से सीख रहा था। माइक के पिता, जिन्हें अब रॉबर्ट दिल से अमीर पिता मानने लगा था, ने उस दिन उन्हें दुकान पर नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया। एक बड़ी सी बिल्डिंग के तीसरे माले पर, जहां से बाहर की दुनिया छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर की सोच बहुत बड़ी थी। अमीर पिता ने एक ब्लैक सीट सामने रखी और पूछा, क्या तुम जानते हो कि असली संपत्ति क्या है? रॉबर्ट ने झिझकते हुए कहा, पैसे। नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। असली संपत्ति वो होती है जो तुम्हें बिना तुम्हारे काम किए पैसे दे। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना ही असली अमीरी है। नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। असली संपत्ति वो होती है जो तुम्हें बिना तुम्हारे काम किए पैसे दे। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना ही असली अमीरी होती है। और यह शुरुआत होती है संपत्ति और खर्चे में फर्क समझने से। उन्होंने आगे समझाया, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, वे सैलरी पाते हैं और उसे ज़रूरतों और इच्छाओं में उड़ा देते हैं। मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाते हैं, फिर कर्ज लेते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एंड फिर उम्र भर ईएमआई भरते रहते हैं। पर अमीर लोग सबसे पहले अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए आगे चलकर पैसा बनाएं, ना कि पैसा खर्च करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि। रॉबर्ट ने अपनी छोटी नोटबुक खोली और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। वो एक ऐसा सिद्धांत था जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके गरीब पिता क्यों हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते थे। वो एक बड़ी तनख्वाह पाने के बाद भी कर्ज में रहते थे, जबकि माइक के पिता बिना किसी डिग्री के अपने पैसे को अपनी ओर काम पर लगाते थे। माइक और रॉबर्ट अब पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुके थे। वे अब ये नहीं पूछते थे कि हमें क्या करना है, बल्कि सोचते थे हमें क्या सीखना चाहिए। अमीर पिता ने उन्हें अगली सीख दी, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उससे बड़ी स्किल है पैसे को संभालना, बढ़ाना और उसे सिस्टम में डालना। उन्होंने समझाया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, वे जो पैसे के लिए काम करते हैं, वे जो पैसे से डरते हैं, और वे जो पैसे को समझते हैं। पैसे के लिए काम करने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अमीर पिता बोले, यह तुम्हें नौकरी का गुलाम बना देती है। लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें बिल भरने हैं, बच्चों की फीस जमा करनी है, किराया देना है। पर जब तुम पैसे को समझने लगते हो तो वो तुम्हारा नौकर बन जाता है। उस दिन अमीर पिता उन्हें एक रियल एस्टेट डील पर साथ में लेके गए। एक पुराना सा घर जिसकी दीवारें टूट रही थी, लेकिन लोकेशन ज़बरदस्त थी। रॉबर्ट ने कहा, यह तो टूटा हुआ है, कौन खरीदेगा इसे? अमीर पिता मुस्कुराए, बोले, जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। जब तुम्हारी नज़र दूसरों की तरह नहीं देखती, तभी तुम असली मौके को पहचान पाते हो।
उन्होंने वह प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में खरीदी, उसे थोड़ा मरम्मत कराकर किराए पर दे दिया। महीने का रेंट उसकी कीमत के मुकाबले कई गुना था। रॉबर्ट देख रहा था, सीख रहा था कैसे बिना किसी बड़ी नौकरी के भी संपत्ति बनाई जा सकती है। वापस ऑफिस लौटते समय अमीर पिता ने एक गहरी बात कही, पैसा बुद्धिमान लोगों की सेवा करता है, लेकिन मूर्ख लोगों को मालिक बना देता है। रॉबर्ट ने अब तक ये जान लिया था कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद की सोच से थी। वो अपने डर, अपनी भावनाओं और सामान्य की सोच से लड़ रहा था। उसे ये भी महसूस हुआ कि अमीरी कोई लॉटरी नहीं होती, ये एक डिसिप्लिन है, एक आदत जो धीरे धीरे बनती है। कुछ हफ्तों बाद अमीर पिता ने उन्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात बताई। उन्होंने 4 बातें बताई जो हर किसी को सीखनी चाहिए। अकाउंटिंग, पैसों के अंदर क्या हो रहा है इसे जानना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे को कहाँ लगाना है ताकि वो और पैसा बनाए। तीसरा, मार्केट्स की समझ, ये जानना कि दुनिया कैसे काम करती है। और चौथा, कानून की जानकारी, टैक्स और कानून की समझ जो आपको कानूनी रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, अगर तुम इन चारों को समझ गए तो तुम चाहे डॉक्टर बनो या कलाकार या तुम अमीर बन सकते हो। अमीर पिता की ये बात रॉबर्ट के दिल में उतर गई। एक दिन रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता से पूछा, डैड, क्या आप कभी अमीर बनना चाहोगे? उसने उम्मीद की थी कि उसका पिता मुस्कुराकर कहेगा, बिल्कुल, लेकिन जवाब तो कुछ और ही था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, पैसा तो लालच पैदा करता है। वही जवाब अमीर पिता के पास बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, पैसे की समझ तुम्हें लालच से दूर करती है, ना कि करीब लाती है। रॉबर्ट के मन में एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। एक तरफ शिक्षा थी और दूसरी तरफ वित्तीय समझ। उसी द्वंद्व ने उसे बदल दिया। अब वह सिर्फ स्कूल की किताबों से नहीं, असल ज़िंदगी से सीखने लगा था। उसने छोटी मोटी जॉब्स की, अखबार बांटे, पुराने कॉमिक्स खरीदे और किराए पर दिए। हर काम के पीछे सीखने की नीयत थी। पैसा अब केवल साधन था, मंजिल नहीं। उसने एक दिन अमीर पिता से पूछा, अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। डर, लालच, अहंकार, वे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं बिना सोचे। वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लीडर नहीं। ये शब्द रॉबर्ट को झकझोर गए। उसने तय कर लिया कि वो दूसरों की राह पर नहीं चलेगा। वो अपने लिए सोचेगा, सीखेगा और एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसके लिए काम करे। दोस्तों, ये भाग यहीं पर समाप्त नहीं होता। एक ऐसे मोड़ पर जहां रॉबर्ट को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जिंदगी में केवल डिग्री, नौकरी या सुरक्षा काफ़ी नहीं होती। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम पैसे को समझते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट की ज़िंदगी अब 2 अलग अलग आवाज़ों के बीच चल रही थी। एक तरफ उनके गरीब पिता, जिनकी बातें पढ़ाई, नौकरी, सुरक्षा और मेहनत के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। दूसरी तरफ अमीर पिता, जिनकी बातें जोखिम, निवेश, अवसर और पैसों की समझ के बारे में थी। इन 2 सोचों के बीच एक तीसरा भाव लगातार आकार ले रहा था, डर। एक शाम जब स्कूल का होमवर्क करके रॉबर्ट बैठा था, तब उसके अपने गरीब पिता को माँ से ये कहते हुए सुना, रॉबर्ट, अब माइक के पिता के पास बहुत वक्त बिता रहा है। मुझे डर है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा सोचने लगेगा और ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, सिर्फ अमीर नहीं। ये शब्द रॉबर्ट के दिल पर लगे। क्या पैसा चाहना गलत है? क्या अमीर बनना बुरा है? क्या उसका सपना, उसकी मेहनत लालच कहलाएगी? वहीं दूसरी तरफ अगले दिन अमीर पिता ने कहा, डर ही वो दीवार है जो अमीर बनने की राह में सबसे पहले खड़ी होती है। डर इस बात का नहीं कि हम हार जाएंगे, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। डर, असुरक्षा और लालच, ये तीनों इंसान को मानसिक गुलाम बना देते हैं। उन्होंने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया। मान लो एक इंसान रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, तनख्वाह पाता है, फिर बिल भरता है
और अगले महीने फिर से वही सिलसिला चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डरता है बिल ना भर पाए, घर ना चला पाए, समाज से पिछड़ ना जाए। और जब पैसा मिलता है तो उसे खर्च करने की जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि अंदर लालच है। वो नई गाड़ी चाहता है, नया फ़ोन चाहता है, अच्छे कपड़े, ताकि दूसरों के सामने अच्छा दिख सके। यही डर और लालच की जुगलबंदी है जो हमें काबू में रखती है। रॉबर्ट को समझ आ रहा था, पैसा लोगों की ज़िंदगी नहीं चलाता, उनकी भावनाएं चलाती हैं। आमिर पिता ने एक और चौंकाने वाली बात कही, पैसा एक भ्रम है, एक कागज़ का टुकड़ा। असली ताकत है उस भ्रम को समझने की। पैसा तुम्हें सुरक्षा नहीं देता, बल्कि उसकी समझ तुम्हें सुरक्षा देती है। रॉबर्ट ने फिर सवाल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, और सबसे बड़ा डर ये है नौकरी खो जाने का। ज़्यादातर लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें तनख्वाह चाहिए। वो तनख्वाह को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर वो नहीं रही तो उन्हें लगता है कि उनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। यही डर उन्हें स्वतंत्र नहीं होने देता। एक दिन आमिर पिता उन्हें एक पुरानी दुकान पर ले गए। दुकान चल रही थी लेकिन घाटे में थी। मालिक उम्रदराज था और थक चुका था। क्या तुम जान सकते हो कि इस दुकान में क्या समस्या है? रॉबर्ट और माइक ने इधर उधर देखा। कस्टमर नहीं थे, डिस्प्ले खराब थी, चीज़ें बेतरतीब थी। समस्या ये नहीं है कि दुकान में कुछ कमी है, आमिर पिता बोले। समस्या ये है कि मालिक अब भी इसमें फंसा हुआ है। वो रोज़ सुबह दुकान खोलता है, शाम को बंद करता है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया। वो खुद काम कर रहा है लेकिन पैसा उसके लिए नहीं। अगर वो इस दुकान को एक सिस्टम बना देता, मैनेजर रखता, कस्टमर अट्रैक्शन प्लान करता और दूसरा स्टोर खोलता, तो वो फ्री हो जाता। पर अब वो दुकान का मालिक नहीं, दुकान मालिक पर अब वो दुकान का मालिक नहीं, दुकान उसका मालिक बन गई। ये सुनकर रॉबर्ट के दिल में हलचल सी मच गई। उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग बिजनेस खोलते हैं लेकिन वो खुद ही उसमें कैद हो जाते हैं। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग खुद ही सिस्टम बन जाते हैं। रॉबर्ट अब सोचने लगा, क्या उसे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए? कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट और माइक ने मिलकर पुराने कॉमिक्स किराए पर देने का आइडिया दोबारा शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे किराए की दरें बढ़ा दी और जल्दी पैसा कमाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बच्चे आना बंद हो गए और स्कूल में शिकायत भी पहुंच गई। माइक परेशान था, सब बर्बाद हो गया। रॉबर्ट चुप था लेकिन दुखी। तभी आमिर पिता ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सीखने को मिला। इसका मतलब है कि तुम्हें सीखने को मिला कि बाजार सिर्फ तुम्हारे लालच से नहीं चलता। तुम्हें उस ग्राहक को समझना होगा, उसकी ज़रूरत और उसकी सोच को पढ़ना होगा। और सबसे ज़रूरी, जब गलती हो जाए तो सीखो, लेकिन पीछे मत हटो। उस रात रॉबर्ट ने एक डायरी पे लिखा, गलती असफलता नहीं है, वही हमारे सबसे अच्छी शिक्षक है। एक दिन आमिर पिता ने उन्हें एक चैलेंज दिया, तुम्हें एक हफ्ते में ऐसा कोई तरकीब निकालना है जिससे तुम बिना नौकरी किए कम से कम $10 कमाओ। कोई दान नहीं, कोई मदद नहीं, बस तुम्हारी सोच और मेहनत। रॉबर्ट और माइक ने दिमाग दौड़ाया। उन्होंने घर के पुराने खिलौने इकट्ठा किए और एक यार्ड सेल की योजना बनाई, लेकिन उससे ज़्यादा कमाई नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के पास एक खाली जगह थी जहां स्टूडेंट्स दोपहर में घूमते थे। उन्होंने वहां से एक फूड कार्ट वाले को अप्रोच किया और उससे बात की कि वो वहां आकर बिजनेस करे और बदले में उन्हें कमीशन दे। दोनों की डील हो गई। हफ्ते के अंदर उन्होंने $20 कमा लिए, बिना किसी निवेश के, सिर्फ नेटवर्किंग और सोच से। जब उन्होंने ये बात आमिर पिता को बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बाजार में पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी है सोचने वालों की। अब तक रॉबर्ट को समझ आ गया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वो एक मानसिक स्थिति है।
आमिर पिता ने एक और चौंकाने वाली बात कही। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते। डर उन्हें नौकर बनाता है और लालच उन्हें मूर्ख। उन्होंने कहा कि वह खुद भी कभी कभी डरते हैं। बिजनेस घाटे में जा सकता है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन फर्क ये है कि वो डर को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर उसके बावजूद एक्शन लेते हैं। डर से बचना नहीं है, डर को समझकर उसके साथ चलना है। रॉबर्ट अब हर बार जब नया सोचता तो पहले खुद से पूछता, क्या ये मैं कर रहा हूँ या मेरा डर है। अमीर पिता ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे पैसों के नियम भी बदलते हैं। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कल भी करे। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि एक बार पढ़ लो और फिर सारी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाओ, लेकिन असली ज़िंदगी तुम्हें बार बार सीखने को मजबूर करती है। उन्होंने कहा, एक अमीर आदमी वो नहीं जो पैसे बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो हर बदलती परिस्थिति में भी पैसा कमाने का तरीका जानता हो। रॉबर्ट अब समझ चुका था कि अमीरी की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन ये राह सबसे सच्ची है। इस बात में उसने जाना डर और लालच कैसे हमारी ज़िंदगी चलाते हैं। पैसा नहीं, पैसा कमाने की समझ असली संपत्ति है। कैसे हमें अपने इमोशंस को समझकर निर्णय लेना होता है। असफलताएं हमारे लिए अवसर होती हैं, हर गलती एक शिक्षक होती है। अब वह पहले से ज़्यादा तैयार था, उसका दिमाग खुल रहा था और अब उसे सिर्फ पैसे की नहीं, वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें उस पुराने से बरामदे की छत पर टपक रही थी, जहां 15 साल का माइक अपने दोनों हाथों से सिर पकड़े बैठा था। सामने बिखरी हुई कुछ पेंसिलें, फटे हुए नोट्स और एक बंद होती लाल कलर की कैलकुलेटर मशीन थी, जो कुछ देर पहले उसके गुस्से में मेज पर पटकने के कारण वो चुप हो गई थी। वह थक गया था। लगातार मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असली खेल क्या है, किस तरह के लोग असली दुनिया में पैसे बनाते हैं और क्यों स्कूल में पढ़ाई के बावजूद उसके पिताजी अब भी वेतन से परेशान रहते हैं। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर स्कूल मुझे अमीर नहीं बना सकता तो कौन बनाएगा। तभी रॉबर्ट के पापा, जिन्हें वो रिच डैड कहता था, उस बरामदे में आए। उन्होंने माइक के पास बैठकर एक लंबी सांस ली, जैसे वक्त को थाम लिया हो, और फिर बेहद शांत और लहजे में बोले, कभी सोचा है बेटा, सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? माइक ने थके हुए स्वर में कहा, पैसा। रिच डैड मुस्कुराए, बोले, नहीं, अगर तुमने पैसा कमाना सीख लिया लेकिन उसे संभालना नहीं सीखा तो सारा पैसा एक ही दिन में हवा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने समझ पैदा कर ली तो बिना पैसे के भी तुम फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हो। ये वाक्य माइक के जहन में किसी बिजली की तरह चमका। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और रिच डैड की आंखों में झांकने लगा। वहाँ कोई किताब नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा स्कूल यहीं खुल गया था। रिच डैड ने फिर समझाया, ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और जब पैसा नहीं आता तो डर जाते हैं, और जब पैसा आता है तो लालच में आकर और खर्च कर डालते हैं। डर और लालच, यही दो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। माइक ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना चाहिए, रिच डैड ने दृढ़ता से कहा। हर काम से कुछ नया सीखो, सेल्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, लोगों को समझना। जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतना ही ज़्यादा कम डरोगे, और जब डर कम होगा तब तुम फैसले ले पाओगे और जो तुम्हें सच्चे मायने में आज़ादी देंगे। उस दिन से माइक का नज़रिया बदलने लगा। अब वह हर छोटी चीज़ को सीखने का मौका मानने लगा। एक दिन वह रिच डैड के स्टोर पर काउंटर के पीछे खड़ा था, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, उनके सवालों का जवाब देता और एक छोटी सी कॉपी में नोट करता, किस तरह का ग्राहक क्या खरीदता और कब लौटकर आता है। उसके लिए यह सब एक गेम बन गया था। वो अब समझ रहा था कि अमेरिका का रास्ता बुक्स या ट्यूशन से नहीं बल्कि ज़मीन से होकर गुजरता है। वहाँ से जहाँ लोग असल में काम करते हैं, गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माइक को हिला कर रख दिया। रिच डैड के एक पुराने दोस्त, जिन्हें वह अंकल जॉन कहकर बुलाता था, स्टोर पे आए और बोले, तुम्हारा लड़का तेज है, लेकिन अभी भी इसे पैसे की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। और उन्होंने माइक को एक खेल खेलने को कहा, एक काल्पनिक बिजनेस खड़ा करने का। माइक ने सोचा यह मज़ेदार होगा, लेकिन जब उसने लागत, टैक्स, किराया और बाकी खर्चे जोड़े तो समझ में आया कि मुनाफा निकालना कितना मुश्किल होता है। उस रात माइक बहुत देर तक जागता रहा। वह बार बार अपने काल्पनिक बिजनेस के पन्ने उलट पुलट रहा था और फिर अचानक से उसे समझ में आया कि अमीर लोग पैसे को खुद के लिए काम पर लगाते हैं, गरीब लोग खुद पैसों के लिए काम करते हैं, बस यही फर्क है। इस सोच के साथ उसने अगली सुबह रिच डैड से एक नई मांग रखी, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें पैसा मेरे लिए काम करे। रिच डैड मुस्कुराए, जैसे उन्हें इस बात का इंतजार था। उन्होंने माइक को कॉमिक्स और पुरानी मैगजीन की दुकानें दिखानी शुरू की। वे उसे दिखाते कि कैसे सेकेंड हैंड चीज़ें सही तरीके से पैक और बेचकर फ़ायदा हो सकता है, कैसे एक पुरानी किताब जब सही ग्राहक को मिले तो उससे दोगुना दाम लिया जा सकता है, क्योंकि कीमत उसकी नहीं होती जो छपी है, बल्कि उसकी होती है जो खरीदार को लगता है। माइक सीख रहा था, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। उसे अब स्कूल की डेस्क पर बैठना कम पसंद था और असली दुनिया की दुकानों, गलियों और सौदों में रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उसके लिए हर ग्राहक, हर सेल, हर असफलता एक सबक बन गई थी। अब वो डरता नहीं था, अब वो इंतज़ार करता था आगे बढ़ने का, सीखने का और सबसे बढ़कर खुद को जानने का। और शायद यही वो सबसे बड़ी शिक्षा थी जो उसे मिली, खुद को जानने की। वो दिन माइक के लिए बेहद खास था। सुबह सुबह उसने अपनी पहली कमाई के पैसों से एक छोटी सी डायरी खरीदी। उस डायरी के पहले पन्ने पर उसने लिखा, आज से मैं पैसे को अपना गुलाम बनाऊंगा, न कि उसका गुलाम बनूंगा। रिच डैड ने जब वो पंक्तियां देखी तो उन्होंने माइक की पीठ थपथपाई और कहा, अब तू असली अमीर बनने की राह पर है बेटा। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, सोच में होती है। और सोच तभी बदलती है जब तुम अपनी आदतें बदलते हो। माइक के लिए यह बात समझना आसान नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक आ गई थी जो सिर्फ उस इंसान में होती है जो जीवन को जिद से जीता है, डर से नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंड ने हवा में कपकपी घोल दी थी, माइक और रॉबर्ट दोनों पास के पुराने गोदाम में बैठे एक व्यापार योजना बना रहे थे। वे तय कर चुके थे कि अब वे स्कूल के बाद एक छोटा सा कॉमिक क्लब खोलेंगे, जहां उनके जैसे और बच्चे आकर पुरानी कॉमिक्स पढ़ सकें, बहुत कम पैसे में। इस बार उन्होंने केवल बिजनेस नहीं शुरू किया, बल्कि सिस्टम बनाना शुरू किया था। वो खुद हर समय दुकान पर नहीं बैठे रहते, बल्कि एक दोस्त को मामूली फीस देकर बैठाते और खुद क्लाइंट को लाने में लग जाते। और वही था असली सबक, सिस्टम बनाओ और सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। जब उनके पास पैसे इकट्ठा होने लगे, माइक ने एक दिन रिच डैड से पूछा, अब इन पैसों का क्या करें? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब पैसे को काम पर लगाओ, लेकिन इससे पहले खुद से पूछो, क्या ये पैसा सिर्फ तत्कालिक खुशी देगा या भविष्य के लिए एक बीज बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जो माइक की सोच को भीतर तक हिला गया। उसने उस दिन पैसे से कोई खिलौना या नया मोबाइल नहीं खरीदा, बल्कि कुछ पुरानी कॉमिक्स खरीदकर अपने कलेक्शन को और बेहतर बनाया और एक छोटा सा विज्ञापन भी निकलवाया, बच्चों का कॉमिक क्लब, सबसे सस्ती कीमत पर। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी, लेकिन इसके साथ ही उसकी सोच भी बदलने लगी। वह अब खर्च से पहले सोचता था, क्या ये चीज़ मेरी भी ज़रूरत की है या सिर्फ चाहत ही है? और यही फ़र्क होता है उस इंसान में जो अमीर बनता है और जो हमेशा तंगहाली में रहता है। एक दिन जब स्कूल में एक लेक्चर चल रहा था, कैसे करियर चुने, माइक का मन भटक गया।
क्लास में शिक्षक कह रहे थे, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो इतने साल पढ़ाई करो, अगर इंजीनियर बनना है तो ये करना होगा। लेकिन माइक का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसके मन की आवाज़ साफ थी, मैं वो बनूंगा जो दूसरे को नौकरी देने की ताकत रखे। मैं वो बनूंगा जो पैसे को अपने विचारों की ताकत से चलाए। वो अब ये समझ चुका था कि पैसा केवल नोटों का ढेर नहीं होता, यह एक विचार है, एक ऊर्जा है, जिसे अगर समझदारी से संभाला जाए तो वह जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर इसे समझे बिना ही खर्च किया जाए तो यही पैसा जिंदगी को गुलामी बना सकता है। एक रविवार को जब माइक रिच डैड के साथ बैठे चाय पी रहा था, उसने उनसे पूछा, अगर आप मेरे असली पापा नहीं होते तो क्या मैं ये सब सीख पाता? रिच डैड ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद नहीं, लेकिन हर इंसान के जीवन में कोई न कोई होता है जो उसे सिखाता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग बहाने बनाते हैं। माइक को वो शब्द हमेशा याद रहे, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग बहाने बनाते हैं। अब वह बहानों से दूर हो गया था। अब वह अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद करता था और अब वह खर्चों और आय का रिकॉर्ड भी रखता था। उसने एक फाइल बनाई थी जिसमें लिखा था एक्टिव इनकम, जहां वह खुद काम करता है और पैसे कमाता है। पैसे से पैसे बनाने की योजना, कहां कहां निवेश कर सकता है, जैसे पुराने कॉमिक्स, स्टेशनरी आइटम, छोटे क्लब मेंबरशिप। धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि हर आम इंसान के पास समय होता है, ऊर्जा होती है और बहुत थोड़े पैसे होते हैं। लेकिन अमीर और गरीब के बीच फर्क ये नहीं होता कि किसके पास कितना है, बल्कि ये होता है कि कौन इन साधनों का कैसे इस्तेमाल करता। एक दिन स्कूल में एक दोस्त ने उससे पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है? हम तो जेब खर्च में मस्ती करते हैं और तू हर चीज़ जोड़ कर रखता है। माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज जोड़ रहा हूँ ताकि कल जिंदगी मुझे तोड़े नहीं। उसके दोस्त ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन माइक को फर्क नहीं पड़ा। उसे अब मज़ा आने लगा था उस खेल में जिसमें असली खिलाड़ी वो होता है जो वक्त से पहले सोचता है, सिस्टम बनाता है और जब दूसरे थक कर रुक जाते हैं तब भी वह सीखता रहता है। एक शाम जब घर पर लौटते वक्त वो रॉबर्ट के साथ सड़क के किनारे चल रहा था, उन्होंने देखा कि एक पुराना स्टोर खाली पड़ा था। माइक ने रुककर उसे गौर से देखा और बोला, रॉबर्ट, सोच क्या रहा हूँ? रॉबर्ट हंसते हुए बोला, कोई नया बिजनेस प्लान। माइक ने आंखों में चमक भरकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इस बार हम अपने छोटे क्लब को एक असली लर्निंग स्पेस बनाएंगे जहां बच्चे आकर सीख सकें पैसे, सोच और सिस्टम के बारे में। और वही था माइक की असली उड़ान की शुरुआत। अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, अब वो दूसरे को पैसे के बारे में सोचना सिखा रहा था। सर्द हवाओं की वो सुबह जब शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, माइक अपने हाथों में एक फोल्डर थामे हुए उस पुराने स्टोर के बाहर खड़ा था जिसे अब वह एक लर्निंग क्लब में बदलना चाहता था। उसके चेहरे पर ना तो किसी बच्चे जैसी उत्सुकता थी और ना ही किसी बड़े आदमी जैसी घबराहट। वहाँ थी तो बस एक स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वासी झलक। रॉबर्ट उसके साथ खड़ा था। दोनों की आंखों में सपना था और मन में एक जुनून। उन्होंने अपनी जेबों में जमा किए हुए हर छोटे बड़े पैसे को जोड़कर स्टोर मालिक से बात की। स्टोर मालिक को यह जानकर हैरानी हुई कि दो किशोर लड़के इतने स्पष्ट और ठोस प्रस्ताव लेकर आए थे। पर जब माइक ने अपनी योजना का खाका, सदस्यता शुल्क, किताबों की सूची और गतिविधियों का विवरण दिखाया तो वो मुस्कुराने लगा। तुम्हारे अंदर वो बात है जो इस जमाने के बड़ों बड़ों में भी नहीं है, उसने कहा। मैं तुम्हें ये स्टोर किराए पर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, हर महीने समय से किराया मिलना चाहिए। माइक ने बिना हिचक सिर हिला दिया। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने स्टोर की सफाई की, कुछ पुरानी मेज़ें और कुर्सियाँ मंगवाई और दीवारों पर छोटे छोटे पोस्टर लगा दिए। अमीर बनने की शुरुआत समझ से होती है, उम्र से नहीं। उन्होंने अपने क्लब का नाम रखा स्मार्ट किड्स क्लब।
बच्चों के लिए पैसे की बेसिक बातें, किताबें पढ़ना, छोटे छोटे खेलों के जरिए निवेश और बचत सीखना, ये सब कुछ इस क्लब का हिस्सा था। सिर्फ शुरू में सिर्फ 5 बच्चे आए, फिर 10, फिर 20 और फिर एक दिन एक लोकल अखबार में उनका छोटा सा इंटरव्यू छपा। 2 किशोरों का सपना, बच्चों को बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल जीनियस। रिच डैड ने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो वो चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने माइक को बुलाकर सिर्फ एक बात कही, अब तू दूसरों को वही सिखा रहा है जो तूने अपने अनुभवों से सीखा है, और यही है असली अमीरी। ये दौलत सिर्फ तिजोरी में नहीं बल्कि सोच में होती है। एक दिन क्लब में एक गरीब परिवार का बच्चा आया जिसका नाम था राहुल। वो फटी पुरानी किताब लेकर आया और बोला, मेरे पास मेंबरशिप के पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? माइक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस क्लब की असली फीस सिर्फ एक ही है, सीखने की इच्छा, और वो तुम्हारे पास है। राहुल जैसे बच्चे क्लब की आत्मा बन गए। माइक अब समझ चुका था कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ धन नहीं बल्कि वह ताकत है जिससे आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। इसी दौरान स्कूल में रॉबर्ट के असली डैड यानी पुअर डैड ने माइक को एक दिन रोका और कहा, तुम दोनों बच्चों की पढ़ाई में गिरावट आ चुकी है, तुम बिजनेस में बहुत समय दे रहे हो, क्या ये सही है? माइक ने आदरपूर्वक कहा, सर, हम जो सीख रहे हैं वो किताबों से भी गहरी है, लेकिन हम आपकी बात समझते हैं और पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। पुअर डैड ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मुझे डर है कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या करोगे? माइक चुप रहा, पर उसके भीतर एक आवाज़ थी, अगर हम सिर्फ पास हुए लेकिन जीवन को नहीं समझ पाए तो क्या वो सफलता होगी? उसी रात माइक ने रिच डैड से इस बारे में बात की। रिच डैड ने जवाब दिया, डर और पैसा ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को या तो गुलाम बना देती हैं या फिर उसे आज़ाद करती हैं। फर्क बस इस बात पर होता है कि इंसान किसे चुनता है, डर या समझ को। फिर उन्होंने एक चार्ट दिखाया जिसमें लिखा था, गरीब आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, खर्च करता है और फिर काम करता है। मध्यम वर्ग आदमी काम करता है, ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा खर्च करता है। अमीर आदमी पैसा कमाता है, निवेश करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। माइक को अब यह चक्र पूरी तरह से समझ में आ चुका था। क्लब की सफलता बढ़ती गई, लेकिन अब माइक और रॉबर्ट ने इसे एक नया रूप देने का शुरू किया। वे बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाने लगे। वे छोटे छोटे सेशंस करने लगे जिसमें रिच डैड खुद भी गेस्ट स्पीकर बनकर आते हैं। रिच डैड ने एक बार बच्चों के सामने सवाल किया, अगर आपको 1 लाख रुपए एक बार में मिले या 1 रुपया जो हर दिन 2 गुना हो 30 दिनों तक, तो आप क्या चुनोगे? ज़्यादातर बच्चों ने 1 लाख रुपया कहा। तब रिच डैड ने उन्हें दिखाया कि 1 रुपया जो हर दिन 2 गुना होता है 30 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है। यह एक ऐसा पल था जिसने बच्चों को और उनके माता पिता दोनों की सोच बदल दी। एक दिन जब क्लब की दीवारों पर नए रंग किए जा रहे थे, तब माइक अकेले बैठा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस राह पर सही जा रहा हूँ? क्या ये सब काफ़ी है? और तभी उसके सामने रिच डैड आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, माइक, तूने जो अभी तक सीखा वो बहुत है, लेकिन अभी तूने केवल शुरुआत ही की है। अमीरी का असली राज तब शुरू होता है जब तू सीखता है कर्ज, टैक्स, कानूनी संरचना और लीवरेज जैसी चीज़ों को। माइक ने सिर झुकाया और कहा, तो अगली क्लास कब शुरू करते हैं? रिच डैड ने मुस्कुरा कर कहा, अब से हर अनुभव तेरी क्लास है, हर गलती तेरा शिक्षक है। वो क्षण माइक के जीवन का एक और मोड़ बन गया। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन केवल एक करियर बनाने की कहानी नहीं, यह आर्थिक बुद्धिमत्ता को पहचानने, उसे अपनाने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की यात्रा है। और इस यात्रा में वह सिर्फ अकेला लड़का नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। शाम के उस समय जब क्लास में बाकी सारे बच्चे जा चुके थे और सूरज की आखिरी किरणें दीवारों पर पिघल रही थी, माइक अकेले बैठा अपने रिकॉर्ड्स देख रहा था।
रजिस्टर के पन्नों पर इनकम और खर्च के आंकड़े थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं अब वो सीख रहा हूँ जो रियल दुनिया में ज़रूरी है? अचानक एक धीमा सा दरवाज़ा खुला। रिच डैड अंदर आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। माइक ने सिर उठाकर देखा। अब वक्त है उस दुनिया को समझने का जो ज़्यादातर लोग देखने से डरते हैं, उन्होंने कहा। कौन सी दुनिया? माइक ने पूछा। लीवरेज की। रिच डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे दोनों बैठ गए और रिच डैड ने कागज़ फैलाए। वहाँ पर 3 शब्द सबसे ऊपर लिखे थे, लीवरेज, डेप्थ, एसेट्स। रिच डैड बोले, लीवरेज का मतलब होता है कम संसाधनों से बड़ा परिणाम निकालना, जैसे एक लीवर से भारी चीज को उठाना। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुम उससे एक दुकान खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम 20,000 रुपये अपने पास से लगाकर 80,000 रुपये बैंक से उधार लेते हो और उससे एक दुकान खरीदते हो जो हर महीने 10,000 रुपये कमा कर दे, तो तुमने लीवरेज का इस्तेमाल किया। माइक को पहली बार कर्ज को एक पॉजिटिव रूप में देखने का नज़रिया मिला। स्कूल में तो उन्हें यही सिखाया गया था कि कर्ज लेना बहुत बुरा होता है। रिच डैड ने गंभीरता से कहा, बुरा कर्ज वो होता है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, कर्ज लेकर छुट्टियां मनाना या महंगे फ़ोन लेना। अच्छा कर्ज वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसे डालता है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या प्रॉपर्टी। माइक पूरी रात उन बातों पर सोचता रहा। अगली सुबह रॉबर्ट को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि हम अपने क्लब को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। इस बार एक छोटा प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। रॉबर्ट हंसा, तू पागल है, हम बच्चे हैं, कौन हमें प्रॉपर्टी देगा पगले? माइक ने गंभीर होकर कहा, हम अभी बच्चे हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी हो चुकी है। अगले हफ्ते दोनों एक छोटे से पुराने गोदाम की जगह देखने गए। अब वह एक कबाड़ से भरी बिल्डिंग थी, लेकिन रिच डैड ने जब वो देखा तो बोले, ये कबाड़ नहीं, ये संभावना है। उन्होंने प्लान बनाया। उस बिल्डिंग को किराए पर लेकर कुछ कमरों को ट्यूशन सेंटर और आर्ट क्लास के रूप में सबलीज किया। माइक और रॉबर्ट ने छोटे छोटे विज्ञापन दिए, एक शांत और सुरक्षित जगह जहां बच्चे पढ़ सकते हैं और पेंटिंग सीख सकते हैं। धीरे धीरे वहां लोग आने लगे। हर कमरा किराए पर चला गया। महीने का किराया 5,000, कमाए गए पैसे 12,000 रुपये। दोनों लड़कों का 7,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा होने लगा। माइक पहली बार पैसिव इनकम को जी रहा था, बिना हर दिन काम किए। उसके लिए पैसा काम कर रहा था। एक दिन वह अपने स्कूल के पास वाले ग्राउंड में बैठा था और उसके क्लासमेट्स उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, तू अब स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता, क्या तुझे खेलों से मज़ा नहीं आता? माइक ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं अब एक दूसरा खेल खेल रहा हूँ, जिंदगी का असली खेल। वो खेल जहाँ हार जीत पैसों से नहीं बल्कि सोच से तय होती है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक बड़ा सेमिनार हुआ, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यूथ। स्कूल ने रिच डैड को आमंत्रित किया और उन्होंने माइक और रॉबर्ट को अपने साथ स्टेज पर बुलाया। सैकड़ों बच्चों और पेरेंट्स के सामने रिच डैड ने कहा, ये दोनों लड़के मेरे सबसे छोटे लेकिन सबसे तेज छात्रों में से हैं। इन्होंने सीखा कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। सेमिनार के अंत में तालियां गूंज उठीं। माइक की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो कभी क्लब में फटी किताब लेकर आता था, राहुल। अब वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बिजनेस प्लान था जिसमें उसने एक छोटे से स्टेशनरी शॉप की योजना बनाई थी। माइक ने उसे देखकर सोचा, यह सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह तो एक चैन है, एक लहर जो फैल रही है। उसी रात रिच डैड ने माइक को एक चिट्ठी दी, हाथ से लिखी हुई, प्रिय माइक, अब तू उस मोड़ पर है जहां ज़्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है, क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं? लेकिन तू याद रख, सबसे ज़्यादा सीख वहीं होती है जहां सबसे ज़्यादा डर लगता है। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। असली दौलत वह है जो तू दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर पहुंचा रहा है। अब
अगला सबक है टैक्स, कॉरपोरेशन और रियल लीगल स्ट्रक्चर। वहाँ असली खेल शुरू होता है जहाँ सिस्टम से खेलना आता है, सिस्टम के खिलाफ नहीं। तुम्हारा गुरु रिच डैड। माइक ने वह चिट्ठी अपनी डायरी में चिपका दी। अगले दिन अब वह अपने क्लब के लिए नए प्रोग्राम की योजना बना रहा था। बच्चों के लिए बिजनेस लॉ और टैक्स की आसान क्लासेस। दुनिया हंस सकती थी, बच्चे और टैक्स, लेकिन माइक को पता था असली क्रांति वहीं से शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं क्या यह मुमकिन है। और माइक अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा था, वह एक विचार था, एक आंदोलन था, एक उम्मीद थी। उस रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, माइक अपने कमरे की लाइट ऑन करके बैठा था। उसकी आंखों के सामने रिच डैड की लिखी हुई वो चिट्ठी थी जिसमें टैक्स और सिस्टम की बातें की गई थी। वह अब समझ गया था कि अब वह एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने वाला है जो आम तौर पर वयस्कों तक ही सीमित समझा जाता है। रॉबर्ट उसके पास आया। हाथ में एक पुरानी किताब थी, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशंस एंड कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू सच में इसे पढ़ना चाहता है? माइक ने जवाब दिया, अगर अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझकर उसे खुद के पक्ष में मोड़ सकते हैं तो हमें भी जानना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने टैक्स सिस्टम की जड़ें खंगालनी शुरू की। उन्होंने जाना कि टैक्स का विचार कभी जनहित में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा हथियार बन गया जिससे सरकारें आम लोगों से पैसा निकालती रहीं। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि अमीर लोग इस सिस्टम से छिपे लूप होल्स यानी कि कानूनी रास्तों का फ़ायदा उठाकर कम टैक्स देते हैं, या कभी कभी कुछ देते ही नहीं। माइक ने हैरानी से कहा, यह तो उल्टा है, गरीब आदमी ज़्यादा टैक्स देता है और अमीर आदमी कम। रिच डैड ने सिर हिलाया, बिल्कुल, क्योंकि अमीर लोग पैसा कमाते हैं कंपनी के माध्यम से, न कि किसी व्यक्तिगत नाम से। और कंपनियों के पास खर्चे दिखाने और टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं, तो हमें भी कंपनी खोलनी चाहिए। रॉबर्ट ने उत्साह से पूछा। हाँ, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कंपनी क्या होती है। रिच डैड ने एक साधारण सा उदाहरण दिया। मान लो तुमने 1000 रुपये कमाए। अगर ये पैसा व्यक्तिगत तौर पर आता है तो तुम पर टैक्स लगेगा और फिर बाकी पैसे बचेंगे खर्च के लिए। लेकिन अगर ये 1000 रुपये कंपनी के नाम से आते हैं तो तुम पहले खर्च दिखा सकते हो, जैसे ऑफिस खर्च, ट्रैवल, लंच मीटिंग्स, बच्चों की एजुकेशन क्लासेस, टैक्स अंत में बचे पैसे पर लगता है। रॉबर्ट और माइक की आंखें चमकने लगी। ये वो शिक्षा थी जो स्कूल में नहीं मिलती थी। ये वो ज्ञान था जो असल में जिंदगी को बदल सकता था। रॉबर्ट ने कहा, अगर हम एक एजुकेशनल कंपनी शुरू करें जो बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाए तो तुम्हें सरकार भी सपोर्ट करेगी। रिच डैड बोले, क्योंकि तुम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। अगले 2 हफ्तों में माइक और रॉबर्ट ने अपनी पहली फॉर्मल कंपनी रजिस्टर करवाई, स्मार्ट स्टार्ट यूथ फाउंडेशन। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को उस कंपनी के अंदर डाल दिए, जैसे गोदाम वाला सेंटर, बच्चों के लिए आर्ट और ट्यूशन क्लासेस, और अब नया आइडियाज, मनी क्लब फॉर किड्स। यह क्लब बच्चों को सिखाता था पैसे को कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं, और सबसे ज़रूरी पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। बच्चे पहले थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन माइक की कहानी सुनकर उनमें भी उत्साह जगने लगा। राहुल, जो पहले सिर्फ एक फटी किताब लेकर आया था, अब खुद एक स्टेशनरी दुकान खोल चुका था और क्लब में अपनी स्टोरी शेयर करता था। रॉबर्ट ने एक दिन माइक से कहा, क्या तुझे कभी डर नहीं लगता कि हम ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं? माइक थोड़ी देर सोचकर बोला, डर तो लगता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है वो ज़िंदगी जो हम बनाना चाहते हैं। जो आज सीखा वो मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि उन्हें कभी ये डर ना लगे जो हमें कभी लगा था जब पापा की नौकरी चली गई थी। उनकी कंपनी धीरे धीरे कम्युनिटी में एक नाम बन गई। लोकल स्कूल्स और एनजीओज उन्हें बुलाने लगे। उन्हें देखकर बड़े लोग भी हैरान थे कि 2 किशोर उम्र के बच्चे इतने बड़े फाइनेंशियल कंसेप्ट को कितनी सहजता से समझते और सिखाते थे। रिच डैड एक दिन बोले, तुमने अब वो स्तर छू लिया है
जहां अब पैसा तुम्हारे लिए साधन है, ना कि लक्ष्य। माइक ने पूछा, और अब आगे क्या? रिच डैड ने जवाब दिया, अब अगली चीज है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। कैसे पैसा बनाना है, लेकिन जोखिम कम करके और कई स्रोतों से आय बनाकर। अब तक तुमने एक दो रास्ते अपनाए हैं, अब तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन उस रात एक और बड़ी चीज घट गई, कुछ ऐसा जिसने माइक को झकझोर कर रख दिया। घर लौटते वक्त माइक के पापा, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, बहुत थके हुए और निराश लग रहे थे। उन्होंने अखबार मेज पर पटका। शिक्षकों के वेतन में कटौती। माइक के पापा के चेहरे की थकान में वो दर्द दिखा जो कई साल पहले देखा था, जब एक बार घर की बिजली बिल न भर पाने के कारण लाइट काट दी गई थी। उस रात माइक के मन में दो जिंदगियां आपस में टकराईं। एक वो जो खुद से बना रहा था, और एक वो जो उसके पापा जी रहे थे, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, लेकिन सीमित सोच के साथ। सुबह जब वह रिच डैड से मिला तो उसने पूछा, क्या पापा गलत है? रिच डैड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वे उस सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं जो उन्हें बनाया गया। पढ़ो, नौकरी करो, सेवानिवृत्त हो जाओ। वे कभी सिखाए नहीं गए कि पैसे को कैसे नियंत्रित करना है। उन्हें बस ये सिखाया गया कि पैसे के लिए काम करो। माइक की आंखों में आंसू थे। वो अपने पापा के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उन्हें बिना चोट पहुंचाए कैसे? रिच डैड ने कहा, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम खुद की जिंदगी को ऐसा उदाहरण बना दें कि लोग उसे देखकर खुद बदलना चाहें, बिना जबरदस्ती, बिना तर्क के। माइक ने उसी दिन से एक और मिशन शुरू किया, पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की एक पहल, जहां वह और रॉबर्ट बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फाइनेंशियल समझ देना शुरू कर दें। अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, अब वह एक आंदोलन बन चुका था जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। माइक की आंखें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक चमक थी जो जुनून से पैदा होती है। पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की वेबसाइट का डेमो वर्जन आखिरकार तैयार हो चुका था। रॉबर्ट उसकी बगल में बैठा था। उसका चेहरा भी उतना ही थका हुआ था, लेकिन संतोष से भरा हुआ था। तूने देखा, ये रहा हमारा मैसेज, आसान भाषा में, वीडियो के साथ, और बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। माइक ने कहते हुए वेबसाइट के स्लाइड्स दिखाए। रॉबर्ट मुस्कुराया। तू सच में चाहता है कि तेरा पापा इसे पढ़े ना? माइक की आंखें भीगने लगीं, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि वे जाने कि उनकी मेहनत गलत नहीं थी, बस उन्हें सही दिशा नहीं मिली थी। और अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे माता पिता उस रास्ते पर चलें जिसे मैंने चुना है। उन्होंने अपनी वेबसाइट को लोकल स्कूलों और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ ही लोग जुड़े, लेकिन फिर जैसे एक चिंगारी हवा से टकरा गई हो, धीरे धीरे वो आंदोलन के जैसे फैलने लगी। लोग उन्हें धन्यवाद देने लगे। मेरे बेटे ने अब मुझसे पैसे की बात करना शुरू कर दी। मैंने पहली बार जाना कि बजट कैसे बनाया जाता है। मेरे पति ने अपनी नौकरी के साथ साथ अब एक छोटा बिजनेस शुरू कर लिया। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने तो उन्हें बुलाकर कहा, हमारे सिलेबस में जो नहीं है वो तुम बच्चों को सिखा रहे हो, क्या तुम इस स्कूल में हफ्ते में एक दिन आ सकते हो क्लास लेने? वो पहला स्कूल बना जहां फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब को आधिकारिक मान्यता मिली। वो दिन माइक के लिए एक मील का पत्थर था, लेकिन इसी बीच एक और परीक्षा की राह उनकी रास्ते में खड़ी थी। जब उसका पापा बीमार पड़ गया, डॉक्टर्स ने कहा शायद उन्हें जल्द ही रिटायर करना पड़ेगा। परिवार की आमदनी का सबसे बड़ा सहारा अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। माइक के घर में एक बार फिर वो पुरानी हवा लौटने लगी थी, तनाव, डर और भविष्य की चिंता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार माइक वही बच्चा नहीं था जो अपने पापा को चुपचाप टूटते हुए देखता था। इस बार उसके पापा समझ, सिस्टम और साहस था। उसने अपनी कमाई से अपने पापा के इलाज का खर्च उठाया, बिना किसी दिखावे के। उसने अपनी कंपनी में अपने पापा को एक एजुकेशनल एडवाइज़र के रूप में जोड़ा।
शुरुआत में उसके पापा हिचके, मैं क्या सिखाऊंगा इन्हें बेटा। माइक ने कहा, पापा आप जैसे लोग जब बच्चों को बताते हैं कि आपने क्या नहीं सीखा तो उन्हें समझ आता है कि उन्हें क्या सीखना है। धीरे धीरे उसके पिता इस नए सिस्टम में ढलने लगे। वे अब बच्चों को अपने अनुभव बताते, कैसे उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन कभी भी पैसे को नहीं समझ पाए, और बच्चे उनसे सवाल करते, सीखते, और एक अनकहा रिश्ता जुड़ता चला गया। वो जो कभी पुअर डैड कहलाते थे अब समाज के लिए वाइज डैड बनते जा रहे थे। माइक की पहल अब तक सिर्फ एक मोहल्ले में थी, लेकिन एक दिन एक बड़ा मौका आया। एक पत्रकार जिसने माइक की वेबसाइट देखी थी, उसने उसके बारे में एक लेख छापा। 17 वर्षीय लड़के ने देश में शुरू किया फाइनेंशियल लिटरेसी आंदोलन। अगले ही दिन माइक को राज्य सरकार से एक ईमेल आया, हम चाहते हैं कि आप हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं जहां सरकारी स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा दी जा सके। रॉबर्ट ने जैसे ही ईमेल पढ़ा खुशी से उछल पड़ा, ये तूने किया माइक, तूने तो वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन माइक शांत था, उसकी आंखें कहीं दूर खोई थी। मैंने सिर्फ शुरुआत की है, उसने कहा। बदलाव तभी होगा जब ये शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, गाँवों में, पहाड़ों में, झुग्गियों में, जहाँ लोग आज भी सिर्फ सपनों में जी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले 10 स्कूल, फिर 50 और फिर 500 स्कूल। हर स्कूल में एक मनी क्लब बना जहां बच्चों को पैसों के नियम की, टैक्स की, इन्वेस्टमेंट की और सबसे ज़रूरी सोच की शिक्षा दी जाती थी। रॉबर्ट अब अकाउंटिंग और टैक्स स्ट्रेटेजी सिखाता। माइक मोटिवेशनल सेशंस लेता और उसके पापा, जिनके बाल अब सफ़ेद हो चले थे, क्लास में कहानियाँ सुनाया करते। एक बच्चा बोला, सर आपने तो कहा था कि आप कभी पैसे के बारे में नहीं जानते थे, फिर अब कैसे जानते हैं? उसके पापा मुस्कुराए, क्योंकि मैंने खुद अपने बेटे से सीखा है और ये सीखने की शुरुआत कभी ख़त्म नहीं होती। उस क्लास में माइक पीछे बैठा था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। पहली बार नहीं, पर इस बार खुशी के। उसे याद आया वो दिन जब वो अपने पापा को टूटी साइकिल के सामने बैठा रोता हुआ देखता था, और अब वही पापा एक बच्चे को समझा रहे थे कि पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सेवक होना चाहिए। अब माइक ने तय कर लिया था अगला कदम देश के लिए था। उसने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार किया, फाइनेंशियल एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स। उसमें उसने बताया कैसे फाइनेंशियल अनपढ़ता गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, कैसे स्कूलों में मैथ और साइंस तो सिखाई जाती है पर असल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल नहीं सिखाई जाती। वो प्रेजेंटेशन जब शिक्षा मंत्री के सामने रखा गया तो मंत्री ने कहा, बेटा तुम्हारे पास उम्र कम है पर समझ बहुत ज़्यादा है, हम इसे संसदीय समिति में रखने वाले हैं। उस दिन माइक को लगा कि वो जो बीज रिच डैड ने उसके भीतर बोया था अब वो एक वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में अब हजारों नहीं लाखों बच्चे बैठ सकते थे। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, मैंने अमीर बनने का सपना कभी सिर्फ पैसों के लिए नहीं देखा था। मेरा सपना था आज़ादी का, समझ का और अपने जैसे बच्चों को वो दिखाने का जो मुझे खुद भी नहीं दिखाया गया था। अब मैं जानता हूँ कि असली अमीरी पैसों में नहीं सोच में होती है। बरसों बीत चुके थे। वो छोटा लड़का जो अपने पापा के साथ सरकारी दफ्तर में बैठकर तनख्वाह की पर्ची के आगे चुपचाप आंसू बहाया करता था, अब वो हजारों स्कूलों में बच्चों को सिखा रहा था कि पैसों से डरना नहीं, उसे समझना है। माइक अब 24 साल का हो चुका था। उसका स्टार्टअप अब एक एनजीओ में बदल चुका था, फ्रीडम थ्रू फाइनेंस, जिसको यूनेस्को और विश्व बैंक से भी सराहना मिल चुकी थी। कई देशों ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया था। भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें हर स्कूल को कक्षा 6 से ही वित्तीय साक्षरता का विषय अनिवार्य करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य सलाहकार वही था, माइक। उस दिन जब लोकसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया तो उसके पापा और रॉबर्ट दोनों टीवी के सामने बैठकर ताली बजा रहे थे। माइक स्टेज पर था,
सफ़ेद कुर्ता, नीली जैकेट और गले में अपने पापा की दी हुई घड़ी पहने हुए है। लेकिन जैसे ही भाषण देने की बारी आई, माइक की आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो गईं। कोई पुरानी तस्वीरें उसके मन में उभर आईं। टूटी साइकिल, पुरानी किताबें और वो धूल भरी सड़क जहां उसने अपने पापा से पूछा था, पैसा होता क्या है। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ एक कानून की बात करने नहीं आया। आज मैं यहाँ एक सपने की बात करने आया हूँ। वो सपना जो मेरे पिता की थकान में छिपा हुआ था और जो रिच डैड की समझ से मुझे मिला। संसद के उस पवित्र हाल में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मेरे दो पिता थे, एक अमीर, एक गरीब। एक ने मुझे सिखाया कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती और दूसरे ने बिना जाने मुझे सिखा दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभवों से भी मिलती है। मैं किसी एक को गलत या सही नहीं मानता, क्योंकि दोनों ने मुझे वो दिया जो मैं कभी अकेले नहीं समझ पाता। फिर उसने जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाला। वो पहली बजट शीट थी जो उसने पापा के लिए बनाई थी। ये सिर्फ एक बजट शीट नहीं थी, माइक ने कहा, ये मेरी पहली भाषा थी, पैसों के साथ संवाद की। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस दिन माइक संसद से निकला तो उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर रॉबर्ट का नाम था। भाई, तेरा भाषण तो इतिहास में दर्ज हो गया रे। अब तेरे नाम पर स्कूलों में फाइनेंशियल लैब खोली जा रही है। माइक मुस्कुराया। इतिहास तभी बनता है जब कोई भूख से ज़्यादा सवाल पूछने की हिम्मत करे। तू अब कुछ महीनों के लिए आराम करेगा या फिर अगले मिशन पर जा रहा है? अभी एक ज़रूरी वादा पूरा करना है रॉबर्ट। कौन सा? अपने पापा को वो दिखाना है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका नाम अब पुअर डैड नहीं रहेगा, वे अपना पायनियर डैड कहलाएंगे। उनका नाम अब पुअर डैड नहीं रहेगा, अब वो उनका नाम पायनियर डैड कहलाएगा। अगले हफ्ते माइक ने एक इवेंट आयोजित किया, द जर्नी ऑफ टू डैड्स, जिसमें उसने अपने दोनों पिताओं को मंच पर आमंत्रित किया। हाल खचाखच भरा था। वहाँ देश भर के बच्चे, शिक्षाविद, बिजनेस लीडर और पत्रकार भी मौजूद थे। रॉबर्ट ने मंच से कहा, ये कहानी कभी दो आदमियों की थी। एक ने सपने देखे और दूसरे ने उन्हें ज़मीन दी। लेकिन अब ये कहानी हर उस पिता और उस बेटे की है जो साथ मिलकर भविष्य को बदल सकते हैं। माइक ने मंच पर अपने पापा को बुलाया। उन्हें स्टेज पर देखकर तालियों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वे कुछ पल के लिए खड़े रह गए। गले में फूलों की माला और चेहरे पर वो मुस्कान जो वर्षों के संघर्ष से बाद खिली थी। माइक ने कहा, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेहनत करना सिखाया और कभी हार नहीं मानने दी। आज मैं जो भी हूँ इनके कारण हूँ। उनके पापा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से माइक को पकड़ा और कहा, मैंने हमेशा माइक को कहा था कि पढ़ो, डिग्री लो, सरकारी नौकरी करो, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी सोच ही अधूरी थी। माइक ने मुझे सिखाया कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं, जिंदगी को समझना होता है। पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन माइक को असली संतोष मिला। अब उसके पापा सिर्फ उसके पापा नहीं थे, वे एक प्रेरणा बन चुके थे उन हजारों माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को सिर्फ सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें स्वतंत्र और समझदार भी बनाना चाहते थे। कुछ समय बाद जब माइक को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक विशेष अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, तो उसने मंच से कहा, मैं ये सम्मान उन सभी बच्चों को समर्पित करता हूँ जो किताबें लेकर स्कूल तो जाते हैं लेकिन पैसों के खेल से हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अमीर बनो, सोच से, समझ से और अपने सपनों से। अब उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में पोस्टर लगे हैं। माइक की तरह सोचो। और एक दिन जब एक छोटे से गांव की बच्ची ने उससे पूछा, सर क्या आप सच में गरीब थे? माइक मुस्कुराया और झुककर बोला, हाँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था पैसा अगर ज़िंदगी कंट्रोल कर सकता है तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं
तो आप सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। वो बच्ची मुस्कुराई और बोली, तो मैं भी सीखूंगी। माइक ने कहा, हाँ, और जब तुम सीखोगी तो तुम सिखाओगी, और तब बदलाव कभी नहीं रुकेगा। सूरज ढल रहा था। सड़कें अब भी उस धूल से भरी थी, पर आज उन सड़कों पर चलने वाला माइक अब वो बच्चा नहीं था जिसे दुनिया समझ नहीं पाई थी। अब वह खुद दुनिया को समझने वाला बन चुका था। तो दोस्तों, इस बुक की समरी से आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज से ही आपने अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, आज से मैं अपने आप को बदल कर रहूँगा। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों किसी और इसी तरह की मोटिवेशनल समरी के साथ। तब तक के लिए